वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना सोशलिज्म के बारे में, या कहें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बारे में। हमने देखा कैसे कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी आफ्टर सोशलिस्ट सोसाइटी। हमने जाना इसको क्यों कहा जाता है डिक्टेटरशिप, क्योंकि इसमें प्रोलेटेरिएट एक स्टेट बनाएंगे या कुछ कोऑपरेटिव जैसा कुछ बनाएंगे, जिससे कैपिटलिस्ट द्वारा बनाए गए सुपर स्ट्रक्चर को वह खत्म करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? रिलीजन को खत्म करेंगे, और ये फॉल्स रिलीजन को खत्म करेंगे। और क्या खत्म करेंगे? उनके द्वारा जो बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म करेंगे। उनके द्वारा बनाए गए पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करेंगे। मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाने से अकेला फर्क नहीं पड़ेगा, उनके द्वारा बनाए गए अदर सिस्टम को भी खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो सोसाइटी बनेगी उसको कहा गया था सोशलिस्ट सोसाइटी या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स नहीं कहते हैं, मार्क्स अकेला 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही देखते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन में है और ये परमानेंट नहीं है। जिस दिन ये सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा जो कैपिटलिस्ट ने बनाया है, उस दिन ये सोशलिस्ट सोसाइटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी में। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में। बात करें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी की, उसमें हमने 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आपने देखा कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी के बीच एक ट्रांजिशन में जो सोसाइटी आ रही है उसको कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट या सोशलिस्ट सोसाइटी। और ये सोसाइटी इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर को खत्म करना था। जो सुपर स्ट्रक्चर किसने बनाया था? कैपिटलिस्ट लोगों ने। जब ये सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक सिस्टम पहले ही चेंज हो चुका है, तब वो सोसाइटी बन जाएगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब बात करें टाइम पीरियड की, कम्युनिस्ट सोसाइटी येट टू कम। मार्क्स कह रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी अभी आई नहीं है, ये भविष्य में आएगी। अब कब आएगी? जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस दिन लोग रिवोल्ट कर देंगे और उस रिवॉल्यूशन के बाद डीओपी आएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, और उसके बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। तो आज पढ़ेंगे कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन या कम्युनिस्ट सोसाइटी। यहाँ पर कम्युनिटी की बात है। कम्युनिटी का मीनिंग क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोडक्टिव फोर्सेस। सभी को बराबरी का अधिकार होगा, इसमें कोई अनइक्वल होगा ही नहीं, कोई हैव्स और हैव नॉट्स वाली बातें यहाँ पर होंगी ही नहीं। देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने हाईलाइट क्या रखा है? फ्यूचर। तो फ्यूचर स्टेज है, मीन्स अभी है नहीं। मार्क्स इसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कब होगा? जब एक्सप्लॉइटेशन एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। किस सोसाइटी में? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फ्यूचर स्टेज इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट मार्क्स इनविसाज्ड, मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इतना आतंक हो गया कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बन ही गई। तो जब इतना आतंक हो जाएगा उस दिन ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। जब तक कि कम्युनिज्म ना आ जाए तब तक प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप से ही इस कैपिटलिस्ट क्लास को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बताइए, ऐसा हुआ कैपिटलिस्ट, मान लीजिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी खत्म हो रही है, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से अनइक्वल सोसाइटी है, मीन्स वहां पर इनइक्वलिटी ही इनइक्वलिटी है। और कम्युनिस्ट सोसाइटी एक इक्वल सोसाइटी है। अब डायरेक्ट अगर आप अनइक्वल सोसाइटी से इक्वल सोसाइटी में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बीच में ही इसी वजह से एक ट्रांजिशन फेज लाया जाता है। वो कुशनिंग इफेक्ट का काम कर रहा है। वो इफेक्ट क्या है? सोशलिस्ट सोसाइटी या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। अब देखिए, जब तक कि कम्युनिज्म ना आ जाए तब तक प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप से ही इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्लास को कंट्रोल किया जा सकता है और इनके बनाए गए सुपर स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा सकता है। तो देखिए मैंने हिंदी में इसी लिख दिया कि सोशलिस्ट सोसाइटी इस सुपर स्ट्रक्चर को खत्म करेगी। इस सोसाइटी में जो बीच में आएगी इसमें सुपर स्ट्रक्चर खत्म किए जाएंगे, और उसको ही कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और सोशलिस्ट सोसाइटी। अब शायद आप सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में जान गए। ये मेनली सुपर स्ट्रक्चर को खत्म करने वाली सोसाइटी है, और जो सुपर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इसके द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा, और इनको खत्म कौन करेगा? इनको खत्म करेगी एक सरकार, जो कि सरकार होगी प्रोलेटेरिएट की। इसीलिए इस सरकार को कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करें, एवरीबडी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या था? ओनली कैपिटलिस्ट और हैव्स वर पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी इकोनॉमिक प्लानिंग में भाग लेगी एट लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। और हर लेवल पर, ऐसा नहीं कि लोकल लेवल पर जैसे यहाँ पर आपने देखा ग्राम पंचायत में होता है, ऐसा नहीं। लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, हर जगह। एंड एवरीबडी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सबको डिसीजन मेकिंग में सहभागिता मिलेगी। तो ये कैसे हो सकता है? एक ही पार्टी हो जब तभी हो सकता है। तो एक ही पार्टी होगी, वो कौन सी पार्टी होगी?
कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिज्म में एक ही पार्टी को सोचा है मार्क्स ने, क्योंकि अगर 2 पार्टी हो जाएँगी तो फिर इनइक्वल जैसी बातें आने लगेंगी। तो उन्होंने कहा एक ही पार्टी होगी और वो पार्टी सबको मौका देगी इकोनॉमिक प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। सोशलिज्म और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इज़ ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वन अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। मैंने कल आपको बताया था वहाँ पर जो बात हो रही है कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की हो रही है। देखिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में कैपेसिटी की बात। तो अगर कैपेसिटी की बात है मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। मीन्स सोशलिज्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग-अलग होती हैं और उसके आधार पर इंसेंटिव्स की वहाँ पर बात थी। तो कैपेसिटी और इंसेंटिव्स दोनों दिख जाएँगे तो डिफरेंस तो होगा ही होगा। बस ये डिफरेंस मॉनेटरी टर्म में नहीं दिखेगा, काइंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा। जबकि कम्युनिस्ट सोसाइटी में कैपेसिटी की बात नहीं है। अगर कैपेसिटी की बात होगी तो डिफरेंस दिख जाएँगे। तो इस डिफरेंस को भी हटाना है। कोई चीज़ किसी भी लेवल पर इनइक्वल नहीं होनी चाहिए। व्हाइल कम्युनिज्म कम्युनिज्म इज़ ड्रिवन बाय वन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसमें तो नीड पर फोकस है। जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना मिलेगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मिल जाएगा। कम ज़रूरत है, कम मिल जाएगा। तो कोई इनइक्वालिटी होगी नहीं, अनइक्वल सोसाइटी बनेगी ही नहीं। अब देखिए ये कैसे हो सकता है सर? आप कहेंगे सर नीड तो किसी की कुछ भी हो सकती है, ये होगा कैसे? तो इसमें है क्या, स्टेट के पास इतना कुछ हो ही जाएगा कि किसी को उसकी ज़रूरत के आधार पर दिया जा सकता है। मीन्स इस कम्युनिस्ट सोसाइटी को मार्क्स ऐसे देख रहे हैं, ये इतनी बढ़िया सोसाइटी होगी, पहली तो जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही माँगेगा, क्योंकि उसे पूरी कम्युनिटी की चिंता होगी। दूसरी बात, स्टेट भी इतना ताकतवर होगा, इतना समृद्ध होगा, वो किसी को कुछ भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है, स्टेट को कामधेनु गाय समझ लो, इससे जो भी कुछ माँगोगे सब मिल जाएगा। तो ऐसे मार्क्स सोच रहे हैं, अब ऐसा स्टेट हो सकता है कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल दैट इज़ नीडेड विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। अब ये स्टेट गाइडेड किससे होगा? सिंगल पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। ऑल्दो नोवेयर इन द वर्ल्ड कम्युनिज्म हैड मेड अपीयरेंस, लेकिन आज तक ऐसे कम्युनिज्म ने अपीयरेंस नहीं दिखाई जो मार्क्स सोच रहे हैं। कम्युनिस्ट बने तो हैं, थोड़ा बहुत चाइना भी कम्युनिस्ट है, थोड़ा बहुत रसिया भी कम्युनिस्ट रहा, थोड़ा बहुत क्यूबा भी कम्युनिस्ट रहा, लेकिन ये ऐसे कम्युनिस्ट नहीं रहे जो मार्क्स ने सोचा था। इट इज एन यूटोपियन आइडियोलॉजी। जो मार्क्स बात कर रहे हैं वो यूटोपियन है, मीन्स आदर्शवादी है। No country in the world is communist and socialist as element of capitalism is always present. अब ऐसा रियलिटी में क्यों नहीं दिख रहा है जो मार्क्स सोच रहे हैं? इसलिए नहीं दिख रहा है, मार्क्स सोचते हैं कैपिटलिज्म को खत्म करने का। कि कैपिटलिज्म जब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कैपिटलिज्म को एनहाइलेट कर देंगे, उनके द्वारा बेस बनाया गया वो भी खत्म, सुपरस्ट्रक्चर बनाया वो भी खत्म, तब आएगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन आज के वर्ल्ड में आप ऐसा कहाँ है जहाँ कैपिटलिज्म नहीं दिख रहा है? कोई भी कंट्री उठा लीजिए वहाँ पर कैपिटलिज्म दिखेगा। इसलिए मार्क्स की सोची हुई कम्युनिस्ट सोसाइटी आज नहीं है। व्हेन कम्युनिज्म वुड कम देयर वुड बी नो क्लास। अब मार्क्स कह रहे हैं जब कम्युनिज्म आएगा तो कोई क्लास नहीं होगी। मीन्स क्लास नहीं होगी, हैव्स और हैव नॉट्स वाली कहानी होगी नहीं। अब ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि कम्युनिटी ओनरशिप होगी। मीन्स इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। ये कुछ भी नहीं होंगे तो इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। मीन्स सबका सब कुछ होगा, सभी की हकदारी होगी किस पर? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर। देयरफॉर ह्यूमन हिस्ट्री वुड एंड हियर। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये ह्यूमन हिस्ट्री एंड क्यों हो जाएगी। अब फिर से चलते हैं। मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री किसको कहते हैं? कहते हैं सोसाइटी में जो चेंज है वो ही हिस्ट्री में दिखाई पड़ता है। पहले सोसाइटी इक्वल थी, फिर बाद में ये तीनों सोसाइटी अनइक्वल बनी, मीन्स चेंज दिखाई पड़ा। फिर अनइक्वल सोसाइटी फिर से इक्वल सोसाइटी बन गई। और मार्क्स कह रहे हैं ये इतनी इक्वल सोसाइटी बन गई, इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इसमें कुछ कमियां होंगी ही नहीं, जिससे कि फिर से एक अनइक्वल सोसाइटी भविष्य में बने। लोग चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इन तीनों सोसाइटी का लोगों ने मजा चख लिया है। हैव नॉट्स ने इसका मजा चख लिया है। अब हैव नॉट्स नहीं चाहेंगे फिर से अनइक्वल सोसाइटी बने। अगर अनइक्वल सोसाइटी बनेगी नहीं मीन्स फिर से कम्युनिस्ट सोसाइटी चेंज नहीं होगी, और अगर चेंज नहीं होगी तो हिस्ट्री में एक नई सोसाइटी फिर से नहीं दिखेगी। हमेशा कम्युनिस्ट सोसाइटी चलती रहेगी। तो इसलिए हिस्ट्री में कुछ भी चेंज दिखेगा नहीं। यही कह रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री वुड एंड हियर। मीन्स सोशल चेंज बंद हो जाएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी हमेशा कम्युनिस्ट ही रहेगी, वो फिर से अनइक्वल सोसाइटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये इतना बढ़िया सोसाइटी होगी। और इसलिए ह्यूमन हिस्ट्री एंड हो जाएगी, कोई सोशल चेंज अब फिर से नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, नो इनइक्वलिटी, कोई इनइक्वलिटी नहीं है, तो लोग बदलाव चाहेंगे क्यों? सब बराबरी है, सब मन से काम कर रहे हैं, जो जो करना चाहता है वो कर रहा है, और जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। कोई इनइक्वलिटी भी नहीं है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे हकदारी सभी की है,
सभी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो इतनी बढ़िया सोसाइटी आ गई, तो चेंज कौन ही करना चाहेगा? एगलिटेरियन सोसाइटी। अब ह्यूमन हिस्ट्री की बात देखते हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आती। ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद क्लासलेस करेक्टर। ह्यूमन हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई एज पर मार्क्स? प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट हुई, जो थी क्लासलेस सोसाइटी, एंड विद क्लासलेस करेक्टर। और ह्यूमन हिस्ट्री का एंड भी एक क्लासलेस सोसाइटी पर हो जाएगा। बट इन द फर्स्ट केस इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। लेकिन ये तो हमें नेचर ने दी थी, मीन्स जैसा नेचर था हम उसमें अडेप्ट हो गए थे, हमने नेचर में कुछ चेंज नहीं किया था। लेकिन हम थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजी को डेवलप करते गए। हमने इस सोसाइटी में प्रोडक्शन सिस्टम लगाया, प्रोडक्शन सिस्टम लगाया मतलब नेचर को चेंज किया, नेचर चेंज्ड। फिर और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ये सिस्टम लगाया, इसमें भी नेचर चेंज्ड। इसमें और टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसमें भी नेचर चेंज्ड, नेचर चेंज्ड। फिर ये कम्युनिस्ट सोसाइटी आई। अब ये भी इगैलिटेरियन सोसाइटी है और पहली सोसाइटी भी इगैलिटेरियन थी। तो दोनों में अंतर क्या है? आप मुझसे ही पूछेंगे सर दोनों इगैलिटेरियन है, दोनों में अंतर क्या है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म और ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, तो मैं ये कहूँगा ये आपको बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी नहीं, जैसा नेचर था वैसी ही ये सोसाइटी थी, बस लोग नेचर में एडजस्ट हो गए थे। लेकिन ये सोसाइटी नेचर को बहुत चेंज करने के बाद बनी है, मीन्स इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास होगी, टेक्नोलॉजी बहुत ही अप्रतिम होगी, ये कह रहे हैं मार्क्स। गिफ्ट ऑफ नेचर, वाइल इन द सेकंड मींस इन कम्युनिस्ट सोसाइटी इट इज द ह्यूमन इंडीवर। ये जो हमने सोसाइटी पाई है क्लासलेस सोसाइटी, ये तो हमने अपने प्रयासों से बनाई है। प्रयासों से कैसे? हमने क्लास स्ट्रगल किया है, हैव्स को शांत करा दिया है, हैव नॉट्स को सत्ता दिलाई है, हैव नॉट्स को पावर में लाए हैं। कैसे लाए हैं? मेहनत से, हैव नॉट्स की मेहनत से ये हुआ है, जबकि ये तो हमें नेचर ने ऐसा बना ही दिया था। तो ये दोनों सोसाइटी में डिफरेंस है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो मार्क्स कह रहे हैं वंस अगेन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी विल बी एस्टेब्लिश्ड। फिर से एक बार इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी। फिर से मतलब क्या है? एक बार पहले थी और फिर से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी है आ जाएगी। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, तो इगैलिटेरियन पहले भी थी और फिर से इगैलिटेरियन आ गई। लेकिन ये जो सोसाइटी है कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। क्वालिटेटिव डिफरेंट कैसे है? टेक्नोलॉजी बहुत है यहाँ पर अपर क्लास, वहाँ पर क्या था? बस नेचर में हम लोग एडजस्ट हो गए थे, जो नेचर था वही हम थे। तो ये नेचर का गिफ्ट था, ये हमारे प्रयासों से बनी। इन कम्युनिस्ट सोसाइटी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल डिसअपियर। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स की बात आएगी नहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा और कोई फिर बाद में क्लास स्ट्रगल नहीं होना है। तो क्लास स्ट्रगल अगर होना नहीं है, कोई रिवॉल्यूशन की बात अगर होनी नहीं है, तो क्या ही सोशल चेंज होना है, क्या ही ह्यूमन हिस्ट्री बदलेगी? तो ये सब कुछ होना नहीं है। कुछ हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स की बात है ही नहीं, तो क्या ही हिस्ट्री चेंज होगी? तो ये सोच पा रहे हैं मार्क्स। लेकिन आप समझिए मार्क्स बस इसको सोच रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी? आप इस पर थोड़ा सा विचार करिए। फिर आप सोचिए कि मार्क्स ये सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में, उनका लाइफ स्पान क्या था? 1818 टू 1883। तो वो उस दौर के समाज को ही सोच पा रहे हैं, पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में जो हो रहा है उसके बारे में ही लिख रहे हैं और उसी के रिस्पेक्ट में समाज में फ्यूचर में क्या होगा वो ये सोच पा रहे हैं। तो जो फ्यूचर सोच पा रहे हैं मार्क्स, वो उस सोसाइटी के रिस्पेक्ट में सोच पा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आज उनकी थ्योरी कितनी रिलीवेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे। मार्क्स ये जो सोशल चेंज देखते हैं, ये पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे MOP 1, MOP 2, MOP 3, MOP 4, MOP 5 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजों से आए। तो इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे या लिमिटेशंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप ये सभी लेक्चर्स रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।